हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। नाउ आज हम अपना जीएसटी क्लासेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर के बारे में देखा था। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंक्लूड करेंगे सप्लाई नामक चैप्टर को। नाउ समझते हैं कि सप्लाई का मतलब क्या होता है और ये क्यों वर्क करता है, क्यों इसे पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स लगाने के लिए किसी न किसी इवेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये इवेंट अगर ऑकर होता है तब हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। जैसे अगर आपको बंदूक से गोली निकालनी है तो ट्रिगर दबाना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको कभी भी किसी के ऊपर टैक्स लगाना है तो कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, कोई ना कोई घटना होनी चाहिए जिसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे। जैसे अगर आप इनकम टैक्स की बात करो तो आपने इनकम कमाई हो या इनकम आपने रिसीव की हो, तब हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। उससे पहले अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें जो पहले होता था, ठीक है, जो पहले लगाया जाता था, तो उस पर बताया जाता था कि अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। यानी अगर आपने गुड्स को बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग की है, तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब जीएसटी में क्या कहा जाए, जीएसटी में कब टैक्स लगाया जाए, कौन सा इवेंट होने के बाद टैक्स लगाया जाए, तो ये बताया है जीएसटी के अंदर खुद सप्लाई में कि जब भी सप्लाई होगी तो हम जीएसटी लगाएंगे। अब सर, सबसे पहले जीएसटी लगाने के लिए हमें समझना पड़ेगा सप्लाई का मतलब क्या है, कि सप्लाई किसे कहते हैं, क्योंकि जीएसटी लगाने के लिए सप्लाई होना ज़रूरी है और हमें इसीलिए सप्लाई का मतलब समझना ज़रूरी है। अब सप्लाई को सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है। हाँ, मैं सीधा सेक्शन 7 पे जंप किया क्योंकि मैं 3, 4, 5 एंड 6 में आपको बाद में बताऊंगा कि वो किससे रिलेटेड है, लेकिन सेक्शन 7 में बताया गया है सप्लाई का कंप्लीट डिटेल मीनिंग। नाउ सबसे पहले सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, यहाँ पर भी उन्होंने क्या है कि डेफिनेशन को पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है, उन्होंने ये बताया है कि सप्लाई में हम ये इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा भी और कुछ जो है सप्लाई हो सकती है जो कि हम आगे रेफर कर सकते हैं। नाउ सप्लाई इंक्लूड का मतलब क्या, कि ये चीज़ें तो हम सप्लाई मान के चलेंगे। क्या? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जो आप सोचते हो वो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन होना ज़रूरी है बाई ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे 5 चीज़ें निकल के आई। सबसे पहले सप्लाई के अंदर हम इंक्लूड करेंगे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को, जिसके अंदर ये सारी बातें इंक्लूड की, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। मेड और एग्री टू बी मेड, यानी कि उसे या तो आपने कर दिया हो सप्लाई और या फिर आपने उसके लिए एग्री भी कर दिया हो तो भी हम उसे सप्लाई मान के चलेंगे। और फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। बाई ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और बिजनेस भी होना जरूरी है। तो यहाँ वापस 5 बातें कौन सी, गुड्स और सर्विसेज पहली, दूसरी कुछ डेफिनेशन जो हमने देखी, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, एग्रीड और टू बी एग्रीड, फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये 5 बातें अगर है तो हम मानेंगे कि वो सप्लाई होगा। नाउ सबसे पहले सेल, आपको सबको पता है कि सेल क्या होती है। ट्रांसफ़र यानी कि क्या, जब आपने कोई गुड्स को ट्रांसफ़र किया। बार्टर का मतलब क्या, जब आप सर्विसेज एक्सचेंज करते हो। जैसे एक डॉक्टर जो है अगर वो नाई की दुकान जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे बाल काट दो और मैं तुम्हें इसके बदले में अपनी डॉक्टर की सर्विसेज दे दूंगा, तो वो कहलाता है बार्टर। एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप दो चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हो। लाइसेंस यानी कि किसी चीज़ को यूज करने के लिए अगर आप वो देते हो तो वो कहलाता है लाइसेंस। जैसे अगर मैंने अपनी मोटरसाइकिल किसी को यूज करने के लिए दी है फॉर ए शॉर्ट पीरियड, तो वो कहलाता है लाइसेंस। वहीं अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी दी है तो वो कहलाता है रेंटल। उसके अलावा लीज, ये सब आप जानते हो। और डिस्पोजल के अंतर है कि जैसे आपने अगर अपनी जो प्रॉपर्टी है, अगर वो या अपनी जो एसेट है, अगर वो आपने डिस्पोज की, दैट मीन्स कि अगर आपने उसको कबाड़ में बेचा है तब भी आपके ऊपर जीएसटी आएगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये तो ए हो गया, इंक्लूड्स सप्लाई में। और क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है सर, अगर हम कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो वो भी सप्लाई में इंक्लूड है। फॉर ए कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, लेकिन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। उसके बाद एंड। अब ये जो एंड वर्ड है यहाँ पे
जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2018 में ये इंसर्ट किया गया। एंड द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। ठीक है, यानी हर वो एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब की है, चाहे वो कंसिडरेशन के साथ हो या कंसिडरेशन के साथ भी ना हो, क्योंकि हमने पहले देखा था कि 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला क्या कि गुड्स और सर्विसेज होना ज़रूरी है, दूसरा सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, रेंटल, एक्सचेंज, डिस्पोजल, ये सब। थर्ड नंबर पे था मेड और एग्रीड टू बी मेड, फोर्थ नंबर पे था कंसिडरेशन और फिफ्थ नंबर पे था बिजनेस। अब अगर बिजनेस के लिए नहीं है तब भी चलेगा अगर वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन के लिए नहीं है तब भी चलेगा जब अगर वो शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब नहीं है। इस एंड वर्ड को ऑमिट किया गया था फाइनेंस जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। साथ ही जो डी है वो भी हटाया गया था जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे बी और सी में जो अमेंडमेंट हुआ था वो मेजर अमेंडमेंट नहीं था, क्योंकि जब भी कोई लास्ट क्लोज आता है तो उससे पहले वाला जो क्लोज होता है उसके आगे एंड लगाया जाता है। तो इसीलिए पहले डी क्लोज था, तो इसीलिए यहाँ पे एंड वर्ड था लास्ट में। अब अगर क्योंकि सी एंड क्लोज हो गया तो बी के आगे यहाँ पे एंड लगाया गया और सी का जो एंड है वो हटाया गया, साथ ही साथ डी क्लोज को भी हटाया गया। तो ये एक तरीके से अमेंडमेंट हुई थी। टोटल सेक्शन 7 में 3 अमेंडमेंट ये हो गई। यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने ये समझा कि अगर कोई भी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, वो सर्विसेज जो सप्लाई हो रही है उनके लिए इन्होंने बताया सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफ़र, बार्टर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये 7 तरीके इन्होंने बताए। इनके अलावा इन्होंने कहा कि ये या तो हो गई हो या एग्रीड कर दी गई हो कि ये होगी फॉर कंसिडरेशन और फॉर बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7(1) के बाद सेक्शन 7(1)(a) में ये नया इंसर्ट किया गया, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट ए सप्लाई in accordance with the provision of subsection 1, they shall treated either as supply of goods or supply of services as treated to in schedule 2। मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जब आप ये डिसाइड कर लो कि वो सप्लाई है कौन किस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको शेड्यूल 2 में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो शेड्यूल 2 में जाकर के ये पता लगाना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मतलब सबसे पहले आपको पता लगाना है कि क्या वो सप्लाई है। अब आपको पता चल गया कि हाँ वो सप्लाई है, तो आप शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में जाकर के पता लगा सकते हो कि वो गुड्स है या सर्विस है। ये पता लगाना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के कुछ प्रोविजंस जो है डिफरेंट है, इसीलिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1। ऊपर वाला जो सबसेक्शन 1 है उसको हमें बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, उसको हमें छोड़ देना है। उनको बिल्कुल ओवरराइड करते हुए इन्होंने बताया कि कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है वो हम सप्लाई में नहीं मानेंगे। दैट मीन्स अगर शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ आप करते हो तो हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। दैट मीन्स उस पर जीएसटी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जीएसटी से बाहर निकलने का एक तरीका क्या हो गया कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो शेड्यूल 3 में प्रेस्क्राइब्ड है। उसके अलावा सच एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब हो गया जैसे मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरीके की जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी एज में भी नोटिफाइड। ठीक है, ये एक्ट की लैंग्वेज हो गई। अब ये जो नोटिफाइड है ये कहाँ कहाँ नोटिफाइड है, 3 नोटिफिकेशन इसके लिए आए। पहला नोटिफिकेशन 14/2017, सेकेंड नोटिफिकेशन 16/2018 यानी कि 2017 का 14th नोटिफिकेशन, 2018 का 16th नोटिफिकेशन और 25/2019। ठीक है, ये 3 नोटिफिकेशन आए। अब इन 3 नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला वो हम समझते हैं और आज का लेक्चर बस यहीं तक एंड करेंगे। नाउ नोटिफिकेशन नंबर 14 2017 बोलता है कि आर्टिकल नंबर 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्विसेज बताई गई है, जो एक्टिविटीज़ बताई गई है, जो कि इंटरेस्टेड टू ए पार्लियामेंट है, ठीक है, सॉरी इंटरेस्टेड टू ए पंचायत है, यानी कि जो पंचायत जो काम करती है और वो काम किसके अकॉर्डिंग करती है, 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सारे फंक्शंस, वो सारे एक्टिविटीज़ हम जीएसटी में नहीं इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली नोटिफिकेशन नंबर 16 2018, कोई भी म्यूनसिपैलिटी अगर आर्टिकल नंबर 243W में बताए गए वर्क करती है तो हम उसे भी सर्विसेज नहीं मानेंगे।
इसके अलावा लेटेस्ट नंबर जो नोटिफिकेशन आया वो था 25/2019, जिसमें ये बताया गया कि अगर कोई एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस ग्रांट करती है फॉर कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस, और कोई भी फीस अगर चार्ज किया जाता है तो इस फीस पे हम जीएसटी जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये स्टेट की डिमांड थी, क्योंकि स्टेट जो है मेजरली जो अल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उनके लाइसेंस ग्रांट करता है और बदले में वो कुछ फीस चार्ज करता है टू ग्रांट द लाइसेंस। तो ऐसे में उस जो लाइसेंस फीस जो ग्रांट की गई है उन पे कोई भी जीएसटी नहीं लाया जाएगा। शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ ये चीज़ें हो गई। आज का वीडियो लेक्चर इतना ही रखते हैं। आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम सबसेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे और हमने जो मीनिंग देखे थे गुड्स और सर्विसेज या कंसिडरेशन या बिजनेस, इन सब के भी हम मीनिंग देखेंगे कि कंसिडरेशन का मतलब क्या, बिजनेस का मतलब क्या, गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।